हेलो। तो आज ये तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मैंने पहला लेक्चर में आपको टाइप ऑफ कंडक्टेंस बता दिया था। दूसरे वाले लेक्चर में आप लोगों को मैं मिक्सिंग कराया था इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें आपका नॉन रिएक्टिंग और रिएक्टिंग दोनों देख लिया था आप लोगों ने। आज के लेक्चर बिल्कुल थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिमाग लगा के सोच सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इससे रिलेटेड। तो आप आज बिल्कुल दिमाग लगा के बैठे रहिए, बिल्कुल शांति से। और यही पोर्शन है जो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मतलब न्यूमेरिकल का अभी जो पार्ट होगा वो आगे आएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे। बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो यही लेक्चर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन तो दे ही देगा। चाहे जो भी एग्जाम होगा यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कंडक्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कंडक्टेंस, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, और क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा आराम से इसको देखते जाइए। कंडक्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे कंडक्टेंस आपकी घटती बढ़ती है। तो वो सारे फैक्टर कैसे वर्क करते हैं, पहले तो कौन कौन से फैक्टर हैं और वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमें देखना है। तो मैं सबसे पहले टेम्परेचर का फैक्टर आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर से क्या होता है, घटेगा बढ़ेगा और कैसे घट रहा है बढ़ रहा है। दूसरा चीज है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस तरीके का आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, उस इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हो तो उसमें क्या होगा, अगर वीक ले रहे हो तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। तीसरी बात है कि साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन, छोटा साइज है बड़ा साइज है, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। चौथा है डाइल्यूशन, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। तो ये भी सारी चीजें पे एक एक करके पॉइंट हम इसको डिस्कस करते चलते हैं। पहला ये है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए आपको मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक दोनों का मैं बात करूंगा। मेटेलिक में क्या होता है वो हम ज्यादातर केस में वो फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसमें डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपका मेटेलिक कंडक्टेंस है, मेटेलिक कंडक्टेंस है। तो अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ये इस तरीके से आप समझो कि अगर आप कहीं भीड़ भाड़ में हो, बहुत जैसे मार्केट में हो आप और काफी भीड़ है वहां पे, अगर आपसे कोई बोल दे कि वहां पे कोई बम वगैरह रखा हुआ है, तो आप वहां पे भगदड़ तो देखने को मिलेगा, आप भी भागना शुरू करोगे, बाकी लोग भी भागेंगे। तो जब आप भागना शुरू करोगे तो एक दूसरे से टक्कर खाना शुरू करोगे, अपनी एनर्जी लॉस करोगे वहीं पे। अगर फ्रीली आपको मैं रोड पे भगाऊं तो आपकी जो स्पीड होगी बहुत तेज होगी। लेकिन जब आप भीड़ भाड़ में जाते हो और वहां पे जब भागना शुरू करते हो तो उस जगह पे क्या होती है, आपकी जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रॉन के केस में स्पीड बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम मोबिलिटी बोलते हैं। इस बात पे भी मैं डिस्कस करूंगा कि स्पीड और मोबिलिटी में क्या डिफरेंस है ना। ये बहुत जरूरी है कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको ज्यादातर, आपको जब भी देखोगे तो क्या मिलेगा, आयनिक मोबिलिटी। बहुत ही कम केस में आपको स्पीड मिलती है, तो इनके बीच के डिफरेंस को भी समझना है आपको। तो अब क्या है कि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाया तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट शुरू करेंगे, और जब मूवमेंट शुरू करेंगे तो वाइब्रेट होने लगेंगे, एक दूसरे से टक्कर खाएंगे। जब टक्कर खाएंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। मतलब रजिस्टेंस इनका बढ़ रहा है, और रजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। मेटेलिक में जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका रजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, रजिस्टेंस बढ़ रहा है।
रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपका किस में है, मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर, जो फिजिक्स में आता है। तो आपको इतना ज्यादा इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का। आपको लेकिन इतना पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कंडक्टेंस में ये जो कंडक्टेंस है आपकी ये डाउन होगी। अब आगे देखिए, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक वाले में देखो, इलेक्ट्रोलिटिक वाले में क्या है, अब इलेक्ट्रोलिटिक वाले में आपके आयंस पड़े होते हैं, सॉल्यूशन कोई इलेक्ट्रोलाइट हो उसमें आपके आयंस होंगे। आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप क्या करते हो, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, इनका मूवमेंट बढ़ जाता है, इनकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है। और मोबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इनका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कंडक्टेंस इंक्रीज। तो आपका क्या हुआ इसमें, मोबिलिटी बढ़ने की वजह से आपकी कंडक्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप टेम्परेचर के इफेक्ट को तो आपने ऐसे देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए दो मेजर फैक्टर होते हैं जो आपको हमेशा चेक करने पड़ते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ आयंस का होता है, वो जो मेजर फैक्टर होता है। मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस घट रही है बढ़ रही है, उसके लिए आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है। सबसे पहले आप चेक करोगे क्या, कंडक्टेंस के घटने या बढ़ने के रीजन को बताने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे कि नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, जो आप इफेक्ट लगा रहे हो उस इफेक्ट से नंबर ऑफ आयंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस। ये आपका मेजर फैक्टर होगा, क्या होगा ये, मेजर फैक्टर। मतलब ये आपको पहले यही चेक करना पड़ेगा, मेजर फैक्टर आपका नंबर ऑफ आयंस। और जो माइनर फैक्टर है, अगर ये मान लीजिए सेम है तो माइनर फैक्टर पे आपका क्या आ जाएगा, मोबिलिटी, क्या आएगा, मोबिलिटी। तो ये दो फैक्टर आपको हमेशा चेक करना है कि पहले आप ये देखोगे कि इफेक्ट लगेगा तो इफेक्ट लगने के बाद में क्या हो रहा है, इफेक्ट लगने के बाद में नंबर ऑफ आयंस घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, आप ये देखोगे। अगर मान लीजिए दो केस में इक्वल हो गया नंबर ऑफ आयंस, या फिर नहीं घट रहे हैं या सेम है, तो आप दूसरे फैक्टर पे आओगे कि मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, मोबिलिटी घट रही है या बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब देखो, नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी, यही चीज आपको लेके पूरे के पूरे इसमें चलना है जो फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर। अब हम टेम्परेचर को तो जब देख ही रहे हैं तो टेम्परेचर का एक इफेक्ट हम इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर मतलब हम एक अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और दोनों में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कंडक्टेंस के ऊपर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखना इसमें। अब मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया, एक एक करके देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करके मैं इफेक्ट देखना चाहता हूँ कि क्या होगा इफेक्ट इस पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। अब देखो क्या है कि दो ही बात होती हैं, या तो पहली बात ये होती है कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं सोल्यूशन के अंदर, और दूसरी क्या है कि मोबिलिटी क्या है इसकी। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने बोल दिया है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा बोलते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है ये आपका 1, मतलब ये मैक्सिमम जितना टूटना था वो सॉल्यूशन के अंदर टूट के आ चुका है। ठीक है, अब टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो अब होगा क्या इसमें, नंबर ऑफ आयंस तो जितना आना था उतना आ ही चुका है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके बीच का जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। जब इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो जब केटायन एनायन दूर होना शुरू करेंगे तो उनकी
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि मोबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहली बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी अल्फा की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग है और ऑलरेडी वो नंबर ऑफ आयंस जितना जनरेट करना चाहता है कर चुका है। अब आप दूसरा फैक्टर किस पे आ रहे हैं, मोबिलिटी पे। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, मोबिलिटी इंक्रीज हुई है। क्या हुआ है यहाँ पे, मोबिलिटी इंक्रीज हुई है, मोबिलिटी इंक्रीज हुई है। ठीक, मोबिलिटी इंक्रीज हुई है। अब मोबिलिटी इंक्रीज हुई है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम कंडक्टेंस क्या हम देखते हैं कि कंडक्टेंस आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। कंडक्टेंस इंक्रीज होता है ड्यू टू, देखो एक ये ड्यू टू मोबिलिटी। एक बड़ा अच्छा सवाल मैं कहीं देखा था, जियो साइंटिस्ट में था या किसी और में, मैं कहीं मिस हो रहा दिमाग से। उसमें ये क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे टेम्परेचर का इफेक्ट लगाया था और ऑप्शन में ये बना रखा था कि घटेगा या बढ़ेगा, और घट रहा है तो किसके वजह से घट रहा है, और बढ़ रहा है तो किसके वजह से बढ़ रहा है। ऐसे 4 ऑप्शन बने थे। तो आपका पहली बात ये है कि अगर इसका सटीक आंसर बोलना हुआ तो इस तरीके से बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो है कंडक्टेंस बढ़ती है। वो बढ़ने का जो रीजन है ड्यू टू मोबिलिटी। अगर आपसे ये बोला जाए कि नंबर ऑफ आयंस की वजह से बढ़ती है, ये ऑप्शन दे दे, मान ले कि ऑप्शन में ये रहे कि कंडक्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस, दूसरा ऑप्शन रहे कंडक्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू मोबिलिटी, तो आपको मोबिलिटी पे टिक मारना है। इंक्रीजेस तो दोनों में दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस की वजह से इसका कंडक्टेंस नहीं बढ़ा है, बढ़ा किसकी वजह से, मोबिलिटी की वजह से है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब नंबर ऑफ आयंस की वजह से क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी जितने आने थे वो आ चुके थे इसमें। तो ये मेजर फैक्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जो माइनर फैक्टर है मोबिलिटी का वही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें हैं, आप लोग एक दो बार देख लोगे लेक्चर तो आपको क्लियर हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब आप इस पर टेम्परेचर इंक्रीज करो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ने वाला है आपको ये देखना है। पहली बात ये है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अल्फा इक्वल टू रूट के ए बाई सी, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक रिलेशन आप निकालते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, तो आपको मालूम है कि अल्फा इक्वल टू रूट के ए बाई सी। और जहाँ पे के ए आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है और वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब या तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आयन सोल्यूशन में टूट टूट के आराम आराम से सोल्यूशन में आ रहे हैं, यही तो है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ आयंस जो है, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरा क्या है इसमें, जब नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी बात है कि जब आप टेम्परेचर देते हो तो ये काइनेटिक एनर्जी इनको मिलती है और ये भागना शुरू करते हैं, तो मोबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं और मोबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि अभी मैं स्ट्रॉन्ग और वीक में एक रिलेशन बताऊंगा, किस तरीके से आपका सवाल उसमें पूछ सकता है। तो वीक वाले के केस में क्या हुआ, यहाँ पे वीक वाले के केस में आपका यहाँ पे आयंस भी बढ़े और मोबिलिटी भी बढ़ी, आयंस भी बढ़े और मोबिलिटी भी बढ़ी। तो क्या हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस इंक्रीज हुई,
ना, कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ और ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज मोबिलिटी। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइट की बात अगर हम कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग में भी बढ़ रहा है और वीक में भी बढ़ रहा है, तो अगर रिजल्टेंट इंक्रीमेंट देखा जाए, जो इंक्रीमेंट हुआ है दोनों में टेम्परेचर बढ़ाने से, तो आपका ज्यादातर इंक्रीमेंट इसमें हुआ है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस भी पार्टिसिपेट किए और मोबिलिटी भी पार्टिसिपेट की उसको बढ़ाने के लिए। तो मैं इस तरीके से अगर इसको समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए कि, और देखो कंडक्टिविटी हमेशा स्ट्रॉन्ग की ही ज्यादा होगी, जो कंडक्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग वाले की ही ज्यादा होगी, लेकिन जो रिजल्टेंट बढ़ा हुआ है, जो मैग्नीट्यूड है इंक्रीमेंट का, वो वीक वाले का ज्यादा हो रहा है। वीक वाले का ज्यादा का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी दोनों इसमें इन्वॉल्व हुई है, उसमें केवल मोबिलिटी, तो मोबिलिटी की वजह से जितना बढ़ा होगा, और इस वाले में क्या हुआ है कि आयंस और मोबिलिटी दोनों इन्वॉल्व हुई है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ हमारा, ये ओवरऑल इसका ज्यादा है। लेकिन हम अगर बात ये करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होती है या वीक की होती है, तो आप सीधा बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग की ही होती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ अभी, जैसे मैं इसको इस तरीके से समझाऊं, मान लीजिए सपोज करिए कोई 10 नंबर है स्ट्रॉन्ग के केस में, स्ट्रॉन्ग, और ये वीक के केस में यहाँ पे 10 नंबर, और ये बढ़ के ये बढ़ा, मान लीजिए पहुंच गया 40 बढ़ा, और ये पहुंच गया 50 पे ना। ये कुछ ऐसे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वीक था, वीक मान लीजिए आपका यहाँ पे है, वीक मान लीजिए यहाँ पे वीक है तो 5 मान लीजिए, और ये पहुंचा यहाँ पे 49 पे। इसके इसके बीच का डिफरेंस जो है 44 का हुआ, और इसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 44 का हुआ, और इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 40। 40 ही हुआ। अब एक बात हमें समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो बढ़ा है, ये स्ट्रॉन्ग वाले से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसमें आपका नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी दोनों इन्वॉल्व है, इसमें नंबर ऑफ आयंस इन्वॉल्व नहीं, मोबिलिटी इन्वॉल्व है। लेकिन ओवरऑल ऊपर देखो तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग वाले की ही ज्यादा रहेगी। यहाँ पे जो आपने घटाया बढ़ाया है, इसमें वीक वाला ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंडक्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा स्ट्रॉन्ग की ही ज्यादा होगा। जैसे मैं इसमें नॉर्मल एक ऐसे नंबर ले लिया हूँ, कोई भी नंबर, अल्टरनेट नंबर, ये 50 को ज्यादा ही है 49 से, बट जो इंक्रीमेंट है मान लीजिए इसमें 40 का है, इसमें 44 का दिख रहा है। 44 का दिखने का रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हुआ था, मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई थी, तो ये ज्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ा है ना। तो ऐसे एक समझने के लिए, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कुछ भी। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि ये ओवरऑल आपका स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, लेकिन जो इसमें आपने इंक्रीमेंट देखा है तो स्ट्रॉन्ग वाले से वीक वाले का ज्यादा होगा। बात क्लियर है बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारा होगा ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। टेम्परेचर के इफेक्ट के बाद में हम चलते हैं, दूसरा क्या था हमारा यहाँ पे, दूसरा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था। दूसरा क्या था यहाँ पे हमारा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग और वीक वाला भी मैं बता दिया यहीं पे कि स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी, वीक की कम होगी। अब चलते हैं साइज ऑफ आयंस पे, चलते हैं कि साइज ऑफ आयन क्या फैक्टर है इस पे और क्या फर्क पड़ेगा, है ना। साइज ऑफ आयन पे चलते हैं। साइज ऑफ, अब देखो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये प्लस 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 प्लस, ये मॉल्टेन स्टेट में है, मॉल्टेन स्टेट। और यही मैं क्या लिख दूं, एक क्वेश्चन लिख दूं इसको, लिथियम प्लस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमारा एक्वस में हो गया। ये दो चीजें इसमें, एक तो देखो ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होती है, बढ़ती है, अप टू डाउन, हम जब क्या होती है, अप टू डाउन
साइज हमारी इंक्रीज होती है, ग्रुप में साइज बढ़ती है। सिंपल सी बात है कि अब जब साइज की बात आ जाएगी तो मोबिलिटी ही एक फैक्टर है जो काम करेगा ना। अब जो छोटी साइज की होती है, मान लो छोटे साइज के जो लोग होते हैं उनको भगाओगे तो तेज भागेंगे कंपेयर टू बड़े साइज के लोगों को, है ना, यही नॉर्मल सी बात है। तो इसमें जब मॉल्टन स्टेट में है तो मॉल्टन स्टेट में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इसकी साइज काफी बड़ी होती है। अब जब इसकी साइज बड़ी है तो ये भागेगा कम, तो ये जब कम भागेगा तो होता क्या है, आपकी मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मोबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज बड़ा है तो मोबिलिटी कम है, तो इसका साइज बड़ा होगा। अब इसकी साइज बड़ा है तो मोबिलिटी कम, तो अगर मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर इसमें लगाऊं तो क्या ऑर्डर होगा कि इसकी साइज क्या थी, कम, तो हमारा ये लिथियम प्लस सबसे आगे आएगा, फिर सोडियम प्लस आएगा, फिर के प्लस आएगा, फिर आरबी प्लस आएगा, फिर सी एच प्लस आएगा। ये ऑर्डर लगा, एक किसमें है, ये मॉल्टन स्टेट में है। कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मोबिलिटी हमारा क्या है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ा सा आते हैं एक्वस वाले में। तो देखो एक्वस वाले में क्या बोला होता है कि जितनी छोटी साइज होती है वो ज्यादा हाइड्रेटेड होती है। स्मॉल साइज अगर है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है तो ज्यादा हाइड्रेटेड होती है। जैसे हाइड्रेशन क्या होता है हमारा, हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, साइज के। ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये होता है। साइज छोटी है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ये है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी जैसे आपका लिथियम प्लस है, मान लो आपका ये लिथियम प्लस है, तो जब ये एक्वस वाटर में जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से हाइड्रेट करेंगे, घेरेंगे, इसको घेरेंगे। अब जब ये घेरेंगे तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो स्पीयर बन जाते हैं, और दोनों स्पीयर की वजह से इसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब ये बल्क साइज का हो जाता है। आप ये समझो, बस इतना समझना है आपको कि जितनी छोटी साइज की होगी वो ज्यादा हाइड्रेटेड होंगे, उससे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसको प्राइमरी और सेकेंडरी स्पीयर बना के उसको घेर लेंगे, और उसकी जो साइज हो जाएगी वो साइज बिल्कुल बड़ी हो जाएगी। मतलब ये है कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर अगर स्मॉल साइज है तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा हाइड्रेटेड हो गया है, वो बल्क की तरीके से हो गया, तो जस्ट इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो लिथियम आपकी स्मॉल साइज है, तो लिथियम स्मॉल साइज की वजह से क्या है, ज्यादा हाइड्रेटेड हो गई, और ज्यादा हाइड्रेटेड होने की वजह से वो भाग नहीं पाएगा, और भागेगा नहीं तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो हमारा इस केस में ऑर्डर लगेगा वो ऑर्डर लगेगा क्या, ये लगेगा आरबी प्लस ये आपका एक्वस का ऑर्डर लग गया है। ये एक्वस सॉल्यूशन में ये ऑर्डर लग गया आपका किस चीज का, कंडक्टेंस का। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है, हाइड्रेटेड हो गया है। लेकिन एक हम H प्लस पे आते हैं। H प्लस की भी साइज क्या है, छोटी है। H प्लस की साइज क्या है, छोटी है, लेकिन साइज छोटी होने की वजह से, साइज छोटी होने के बावजूद भी उसकी जो स्पीड है, जो उसकी कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस है वो काफी हाई होती है। ये जो हम अभी थ्योरी लगा रहे थे कि स्मॉल साइज है तो हाइड्रेटेड हो जा रहा है, लेकिन हम आयंस हाइड्रोजन आयंस के केस में आते हैं। हाइड्रोजन आयन के केस में आते हैं, आप हाइड्रोजन आयन के केस में देखोगे, देखो एक तो पहली बात ये है कि हाइड्रोजन बहुत स्मॉल साइज का है, और पानी की बात कर रहे हैं तो पानी हमारा ये है वाटर। देखो दो चीज है इसके अंदर, एक तो पहली बात ये है कि ये खाली है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब बड़ा अच्छा, इनको अभी क्या लग रहा है कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है, आराम से जाएगा, अटैक करेगा और बॉन्ड बना। इसको क्या है, इसको देना और इसको लेना है, अभी तो यही चल रहा है।
लेकिन अभी ऑक्सीजन, इसके इस ऑक्सीजन को पता नहीं कि क्या होगा इसके साथ में। फ्लोरीन के बाद में यही है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेकेंड जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के जस्ट बाद आती है। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, रखने की, इलेक्ट्रॉन को रखने की। बट अब क्या होता है, जैसे ये कनेक्ट हुआ इससे, जैसे ये कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होते ही क्या हुआ, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और इस पे क्या जनरेट हो जाता है भाई, प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है। अब एक बात बताओ कि हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को रखता है अपने पास में और प्लस चार्ज इस पे जनरेट हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया। बहुत ज्यादा अनस्टेबल हुआ तो क्या करेगा, अब कुछ तो करना पड़ेगा। ये फिर क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को यहीं से उठा के फेंक देता है बाहर। अब ये हाइड्रोजन जैसे बाहर गया, दूसरा वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है ये बैठा हुआ है वही पानी, ये पानी बैठा हुआ है। ये जैसे इसको बाहर फेंका, ये जाके इससे क्या हो गया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये जैसे निकला, ये तब तक ये इसको लपक लिया, ये इसको फेंका तब तक ये इसको लपक लिया। अभी इस जैसे ही लगता है इसको, इस पे प्लस चार्ज जनरेट हो गया। जब इस पे प्लस चार्ज जनरेट हुआ तो ये इसको फेंक दिया उठा के। जब इसको फेंका ये उठा के, तो दूसरा जो पानी बैठा हुआ है वो पानी इसको पकड़ के लपक लिया, ये इसको लपक लिया। अब इस तरीके से क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन एक दूसरे से जंप करते हुए भाग रहा है। इसकी मोबिलिटी इन लोगों ने बढ़ा दी। बात समझ में आई। तो ये इसी को, ये जो मैकेनिज्म है इसी को ग्रोथस टाइप ऑफ मैकेनिज्म भी बोलते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब कंडक्टर्स की बुक उठाओगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ग्रोथस है, और इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन पानी लिया उठा के फेंक दिया, दूसरा लिया उठा के फेंक दिया, इस तरीके से उसकी मोबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और नॉर्मल बिहेवियर से वो एक एडिशनल जो इसमें आ रहा है ऑक्सीजन के प्लस चार्ज, ये क्या कर रहा है, अनस्टेबल होने की वजह से इसको फेंक रहा है, जिससे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लगभग लगभग ये 10 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आप लोग बुक में देख लेना ये सारी चीजों को, थ्योरी एक बार पढ़ना जरूर किताब में। तो ये जो है नॉर्मल ये ग्रोथस टाइप ऑफ मैकेनिज्म है, ठीक है। ये वाटर के इसमें H प्लस के केस में ऐसा होता है, बाकी के जितने भी स्मॉल साइज वाले हैं उसमें नॉर्मल वही चीजें होती हैं जो आपने अभी देखा है। तो आपका साइज वाला फैक्टर आपको तो समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा, किसके तरफ चलते हैं, चौथा ऑप्शन क्या था, चौथा चौथा हमारा था, चौथा क्या था भाई इसमें, चौथा था डाइल्यूशन। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा डाइल्यूशन वाला, यहाँ पे अपना दिमाग लगाए रखना। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन देखना है हमें। मैं एक एक करके स्पेसिफिक कंडक्टेंस में भी डाइल्यूशन देखूंगा और मोलर कंडक्टेंस में भी, आप लोग चेक करते रहिएगा। पहला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अभी हम आते हैं इस पे। अब देखो क्या है कि ये फिक्स था क्या, 1 ml के अंदर की बात है। स्पेसिफिक हमने क्या कर रखा था, वहां पे वॉल्यूम को फिक्स किया था। वो वॉल्यूम कितनी थी, 1 ml थी। कितनी थी, 1 ml। ठीक है, 1 ml थी। अब आप सपोज कर लिए कि 1 ml के अंदर, आपके 1 ml के अंदर मान लीजिए 4 NaCl प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके के 4 आयंस पड़े थे। फिर आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया, इसको आपने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। मान लो ये 1 लीटर का आपका बीकर पड़ा था, इसमें इस तरीके से, और इस 1 ml के अंदर आपके 4 आयंस पड़े थे। फिर आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, इसमें आपने 2 लीटर कर दिया, इसको 1 लीटर से उठा के अब इसको 2 लीटर कर दिया। तो जब 2 लीटर कर दिया तो इस 1 ml के अंदर अब ये जो 4 थे, अब इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे अब पहले इसमें कम डिस्टेंस था, Na प्लस और Cl माइनस में कम डिस्टेंस था। अब जब डाइल्यूट करोगे तो डिस्टेंस बढ़ने शुरू हो जाएगी, तो ये उस पर्टिकुलर 1 ml से बाहर होने लगेंगे। तो हो सकता है कि अब वो 4 ना होके 3 हो, 2 हो। तो अब वो क्या, मान लो हमने सपोज कर लिया कि अब वो हो गए क्या, 2, डाइल्यूट करने पे
अब दो हो गए। अब आपको फैक्टर क्या समझ में आ रहा है भाई? पहली बात यह है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में डाइल्यूशन करने पे जो नंबर ऑफ आयंस 1 ml के अंदर थे, 1 ml के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस आपको दिख रहे थे, पहले 4 दिख रहे थे, लेकिन आप जब डाइल्यूट कर दिए तो अब आपको 2 दिखने लगे। तो मतलब आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया भाई? नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। नंबर ऑफ आयंस क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। और दूसरा क्या है? मोबिलिटी। अब डाइल्यूट करोगे तो इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, और मतलब मोबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यही बात आपको समझ में आई, नंबर ऑफ आयंस का कम होना और मोबिलिटी का बढ़ना। तो मेजर फैक्टर क्या था? मेजर फैक्टर क्या था भाई? सॉरी, मेजर फैक्टर था नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस आपका कम हुआ है, तो ओवरऑल हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी भाई? डाइल्यूशन पे कम होगी। तो ये आपको यहाँ पे ये बताना है कि डिक्रीज होगी। कोई डाउट नहीं है? चल रहे हैं आगे। अब देखो, मोबिलिटी बढ़ रही थी, नंबर ऑफ आयंस कम हो रहा था, लेकिन हमने मेजर फैक्टर को लगा के इसको क्या बता दिया? डिक्रीज। ठीक है। दूसरा मोलर कंडक्टेंस पे देखते हैं। मोलर कंडक्टेंस पे देखते हैं। मोलर कंडक्टेंस पे देखते हैं डाइल्यूट करने के बाद। अब देखो, मोलर कंडक्टेंस में क्या था? एक मोल था। क्या था? एक मोल। ठीक, एक मोल था। जब आप इसको क्या करोगे? डाइल्यूट करोगे। अब इसको आपने क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। जब डाइल्यूट कर दिया तो जो मोल्स पहले प्रेजेंट थे वही मोल्स अब भी रहेंगे, मोल्स तो हटेंगे नहीं। तो वो क्या होगा? एक मोल अभी भी है इसमें। जैसे एक चम्मच आपने चीनी डाला है तो एक चम्मच ही रहेगा। वैसा को क्या होगा, उसकी मिठास कम हो जाएगी, लेकिन एक चम्मच ही रहेगा वो। तो आपने क्या किया? एक मोल पहले था, फिर आपने इसको डाइल्यूट कर दिया। जब डाइल्यूट किया तब भी आपके मोल्स वही थे। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ आयंस अभी इसमें चेंज नहीं हुआ। नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हुआ, सेम के सेम था, वही वही बना कर रह गया। लेकिन अब डाइल्यूट किया तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और मोबिलिटी इंक्रीज हो गई तो आपका मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग बताना। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल आते हैं। इसमें यही 4-5 आपके इफेक्ट थे, और ये आंसर आप लोग खुद दोगे। पहला सवाल है, ये पेपर जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में आया हुआ है। जियो साइंटिस्ट का पेपर है मेरे हाथ में, मैं उसी से सवाल आपको करवा रहा हूँ। बहुत आसान सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जियो साइंटिस्ट के पेपर में खूब भर के आता है इस चैप्टर से, तो आप लोग थोड़ा सा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शन पहला है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। पहला ऑप्शन है, मोलर कंडक्टिविटी increases increases with dilution, with dilution। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन, इन कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आपका कप्पा। तीसरा क्या दे रखा है इसमें? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
for strong electrolyte, the molar conductivity increases very sharply with decreases in concentration. अब ये बोला हुआ है कि विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज एंड आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन ये है करेक्ट, आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन है आपका सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन है आपका थर्ड ओनली। ये पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट है। देख लो, अभी आपने पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। मैं नहीं बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन। अभी जस्ट भी कंडक्टिविटी मतलब का स्पेसिफिक अभी जस्ट देखा था। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस वेरी शार्पली विथ डिक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों है, ये ऑप्शन है, ये जियो साइंटिस्ट में आया हुआ था, तो आपको ये देख के खुद करना है। तो पहला ये हो गया, आंसर आप लोग दोगे इसका। एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट पहला है, ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन depends upon the size of the ions। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी का मतलब वही गाढ़ापन। तीसरा, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन कंडक्टिविटी does not depend upon the solvation of ions present in solution। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन है, जियो साइंटिस्ट वहां से आया है। क्वेश्चन कहीं से भी मिलेगा लेकर आऊंगा, आप पुराना हो या नया हो, किसी भी पेपर का हो, हम सॉल्व करवा देंगे इससे रिलेटेड। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन vary with temperature अब दिया हुआ है ऑप्शन, क्या दे रखा है इसमें, अब देख लो अपने हिसाब से क्या हो सकता है आंसर।
पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, जो बी ऑप्शन है थर्ड ओनली, जो सी ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, और जी ये जो डी ऑप्शन है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाया हूं अभी, आप इसमें देख लो और आंसर करना कमेंट बॉक्स में आके। और एक लास्ट क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन हो गए इसी से रिलेटेड है, आज के लेक्चर से रिलेटेड। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन, ये भी जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन है। ऐसे ही सवाल आते हैं भाई, बहुत बड़े सवाल नहीं आते हैं, आप लोग आराम से थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो आराम से हो जाएगा। व्हाट विल बी, और कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा पुराना इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं करवा दूंगा, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन स्पेसिफिक, ऑन स्पेसिफिक, on specific and equivalent conductance and equivalent conductance of an aqueous solution, of an aqueous solution। देखो इसका क्या है, ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला ऑप्शन कप्पा डिक्रीज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा, कप्पा डिक्रीजेस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन इसमें कप्पा इंक्रीजेस एंड इक्विवेलेंट डिक्रीजेस। जो आपका थर्ड ऑप्शन है बोथ इंक्रीज, और जो डी है बोथ डिक्रीज, बोथ इंक्रीज बोथ डिक्रीज। ये है भाई आपके, मतलब व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था डाइल्यूशन का इफेक्ट कप्पा पे क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आज के रिलेटेड टॉपिक से। तो आप लोग बिल्कुल आराम से एक बार पढ़ लेना टॉपिक, फिर ये 2-4 क्वेश्चन है और भी जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होंगे मैं करवा दूंगा। थ्योरी बेस यहीं से आएंगे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है, कोई भी एग्जाम होगा वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। तो आज ये तीसरा लेक्चर खत्म हुआ है, चौथा लेक्चर हम जल्दी से लेकर आएंगे इसको, और एक एक करके आप लोग डिस्कस करते जाओ, और 5-6 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद में कोई दूसरा टॉपिक इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। पहले में हमारा बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, और जीओसी वाले सर अभी तो पढ़ा ही रहे हैं जीओसी, तो आप लोग कॉन्टिन्यूस बने रहो क्लास में। और करते हैं, एग्जाम वगैरह तो आने ही वाले हैं, सारे रिजल्ट्स डेट वगैरह आनी है, नोटिफिकेशन भी आनी है सबकी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।